तो इन मेडिवल हिस्ट्री के इस सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। टॉपिक स्टार्ट हो रहा हमारा अर्ली मेडिवल हिस्ट्री और दिल्ली सल्तनत। कुछ डिटेल मेरे बारे में पॉज करके पढ़ सकते हो, अगर नहीं पता हो तो। बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन का। देखो, इसी में पूरा डिटेल में मैं बता दूंगा, अगर नहीं पता आपको सुन लीजिए, अगर पता है तो आगे पहले क्वेश्चन पे बढ़ जाइए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सारे इंटरेस्टिंग टास्क जो दिए रहेंगे बिटवीन द लेक्चर्स उसको फॉलो करना है। आपको एक कॉपी लेकर बैठना है। कॉपी में 3 कॉलम बनाने हैं। पहले में लिखना है सीरियल नंबर, दूसरे में लिखना है ऑप्शन और तीसरे में लिखना है करेक्ट ऑप्शन। क्या करना है, जैसे पहला क्वेश्चन में यहाँ पे पहले सीरियल नंबर वाले कॉलम में 1 से लेकर यहाँ पे जैसे 16 क्वेश्चन है, तो फ्रॉम 1 to 16 यू हैव टू राइट, है ना, इन सीरियल नंबर कॉलम। इन नेक्स्ट कॉलम जिसमें ऑप्शन लिखा है मैंने, उसमें आप क्या करोगे, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपको दिखाया, वीडियो को पॉज करके उसको अटेम्प्ट करना है। आई नो स्टार्टिंग के लेक्चर में आप उतना एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पाओगे, लेकिन स्टिल उसको क्या करो, अटेम्प्ट करो। आप देखोगे जैसे जैसे आप लेक्चर में आगे बढ़ोगे ना, आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बढ़ती जाएगी। सपोज दैट पहला वाला क्वेश्चन का जवाब दिया आपने बी, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखा वीडियो को कंटिन्यू करके, और उसका सही जवाब ऑप्शन बी ही मिला, तो उसको आप करेक्ट करोगे। फिर दूसरा क्वेश्चन देखा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। मान लो पांचवें क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि आपने ऑप्शन दिया था सी, लेकिन मैंने करेक्ट बताया बी। अब यहाँ पे तो आपका गलत हो गया। तो इस तरीके से आप 16 के 16 क्वेश्चन में देखोगे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। मान लो कि 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने, लेकिन उसमें भी आपके 8 क्वेश्चन करेक्ट हुए, बाकी 2 क्वेश्चन रह गए। अभी 2 क्वेश्चन गलत क्यों हुए? क्या यहाँ पे आपका फैक्चुअल नॉलेज की कमी थी, या फिर आपका अप्रोच गलत था? ये सारी चीजें आप ऑब्जर्व कर पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे, और उस मेथोडोलॉजी को, उस चीज को अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले इम्प्लीमेंट करोगे। इससे आपकी एक्यूरेसी और बेहतर होगा, साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा कि हाँ, अभी मेरे को अटेम्प्ट करने का तरीका सलीका आ गया अच्छे से। ओके, ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया, राइट। पांचवा पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। एज यू आर गोइंग टू बी ब्यूरोक्रेट ऑफ दिस कंट्री, तो जरूरी है कि आप टॉप पे पहुंच के ना केवल अपना बल्कि लोगों का भी भला कर पाओ, बेहतर कर पाओ। उसके लिए जरूरी है कुछ कैरेक्टरिस्टिक आप में डेवलप होने चाहिए। अब यहाँ पे इस पूरे सीरीज में मैं 2 सिस्टम को लेकर चलूंगा, एक है क्रेडिट सिस्टम और दूसरा है साइंटिफिक टेम्परामेंट। ये दोनों क्या बोलते हैं डिटेल में समझते हैं। अभी आप देखो, प्रिपरेशन कर रहे हो, कल को ब्यूरोक्रेट बन के देश की सेवा करोगे। हमेशा ये सिस्टम फॉलो करना है जो कहता है कि आप कोई भी काम करो उसमें कंसिस्टेंट रहो, रियल रहो, है ना, और अकाउंटेबल रहो, डिसिप्लिन मैनर में काम करो, और अटेंटिव रहो, साथ में ट्रांसपेरेंसी शो करो। ये है क्रेडिट सिस्टम। साइंटिफिक टेम्परामेंट ये कहता है कि आप कोई भी चीज पे, है ना, अगर नहीं समझ आए तो क्वेश्चन करो, है ना, क्वेश्चन करके जो इन्फॉर्मेशन मिला उससे टेस्ट करो। टेस्ट करके टेस्ट कैसे होगा, पहले उसको एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज करके अगर आपने टेस्ट कर लिया तो फिर उसको कम्युनिकेट भी कर सकते हो। अगर अच्छी चीज है तो अच्छा बताओ, बुरी चीज है तो बुरा बताओ, मतलब ऑब्वियस है, पोलाइट वे में, राइट। और एक ओपन माइंडसेट भी रखना है, सो दैट अगर आप कोई फैक्ट्स या कोई चीज नहीं जानते और सामने वाला बता रहा और एक्यूरेट बता रहा, तो उससे भी आप सीख पाओ, जान पाओ, समझ पाओ। इतना आपको फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। यही है साइंटिफिक टेम्परामेंट, कि यू हैव टू बी ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट्स विच आर अननोन टू यू। ओके, होपफुली ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। होपफुली आपको सारा कुछ क्लियर। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या करना है मालूम है ना, वीडियो को पॉज करना है, अपना अटेम्प्ट देना है, फिर एक्सप्लेनेशन देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बोला, अरेंज द फॉलोइंग कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इन चारों में सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था गुजरात में। कब? 1299 में, है ना। फिर उसके बाद रणथंबोर पे कब? 1303 में। फिर उसके बाद चित्तौड़ पे, नहीं, वन में यहाँ पे था, चित्तौड़ पे 1303 में, और वारंगल में 1309 और 10 में, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी हो गया। पहले कौन सा आएगा? 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3। तो 21, 43 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी हो गया करेक्ट जवाब। तो देखो, एक्सप्लेनेशन है कि 1299 में अलाउद्दीन डिस्पैच किया उलुग खान और नुसरत खान को गुजरात के लिए, फेसिंग फीबल रेजिस्टेंस फ्रॉम वघेला किंग कर्ण। वहां पे वघेला किंग कौन थे? कर्ण थे। और ये जो दोनों को भेजा था, उलुग खान और नुसरत खान को, उन्होंने बहुत सारे टाउन्स जैसे कि सोमनाथ के टेम्पल को, है ना, लूटा, और वहां से उन्होंने वघेला की क्वीन जो थी उनको भी कैप्चर कर लिया, है ना, जिनका नाम था कमला देवी, और मलिक कफूर को भी यहीं से लाया था। हु लेटर लेड अलाउद्दीन साउदर्न कैंपेन। अभी वारंगल कैंपेन देखेंगे तो वहां पे बताएंगे। रणथंबोर की बात करें तो 1301 में, है ना, अलाउद्दीन का कमांडर
अलाउद्दीन कमांडेड उलुग खान और नुसरत खान, फिर दोनों को भेजा कहाँ, अटैक करने के लिए रणथंबोर पे, जहाँ पे किंग हमीरा देवा शेल्टर्ड म्यूटनी लीडर्स को उन्होंने शेल्टर दिया था। आफ्टर नुसरत खान डेथ, यहाँ पे नुसरत खान की डेथ हो जाती है। अलाउद्दीन ने लेट किया सीज और कैप्चर कर लिया फोर्ट को जुलाई 1301 में। फिर चित्तौड़ 1303 में कॉन्क्वेर किया चित्तौड़ को, कैपिटल ऑफ गुहिला किंगडम, रूल बाय रतन सिंह। आपने मूवी देखा होगा पद्मावती, है ना। वारंगल की बात किया जाए तो 1309 और 10 में मंथ लॉन्ग सीज काकतिया किंग। अब ध्यान रहेगा यहाँ पे काकतिया किंग है, तो अब ये आ जाए काकतिया किससे रिलेटेड है, तो वारंगल वो मत भूलना, है ना। और यहाँ के राजा क्या थे, यहाँ के राजा का नाम था प्रताप रुद्र, और उन्होंने सबमिट कर दिया, है ना, ऑफरिंग रिचेस पॉसिबिलिटी इंक्लूडिंग दी कोहिनूर। यहाँ से कोहिनूर डायमंड जो है उन्होंने अलाउद्दीन को दे दिया, है ना, एज ए टाइप। अगला है, इधर है रूलर और इधर है स्टेट। तो राणा हमीर, है ना, राणा हमीर, राणा चुंगा, मलिक राजा फारूकी और मालिक सरवार ख्वाजा जहां। ये हमसे पूछा क्या है, नॉट करेक्टली मैच। तो देखो राणा हमीर मेवाड़ के थे, बिल्कुल। राणा चुंगा मारवाड़ रीजन के थे, मालिक राजा फारूकी खानदेश के, और लेकिन मालवा के नहीं थे, मालिक सरवा, या फिर इनको कह लीजिए ख्वाजा जहान मालिक सरवा। ये एक्चुअल में जौनपुर के, है ना, किंग थे, रूलर थे, ठीक है, ना कि मालवा के। तो इसलिए गलत पूछा था, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। देखो जौनपुर के सुल्तान फाउंडेड इन 1394 बाई ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर एंड इनूज स्लेव एंड फॉर्मर वजीर ऑफ सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद शाह फोर्ट तुगलक, ठीक है। तो आपको नाम पता करना है, वो किससे रिलेटेड थे वो पता करना है। बाकी चारों के बारे में ये डिटेल है, मतलब बाकी तीनों के बारे में जो ऑप्शन में थे। जैसे राणा हमीर सिंह क्या थे, एक 14th सेंचुरी हिंदू राजपूत रूलर थे, है ना, ऑफ मेवाड़ राजस्थान, रिक्लेम द रीजन फ्रॉम द तुगलक डायनेस्टी। अगला है राणा चुंदा वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ महाराणा लाखा द रूलर ऑफ मारवाड़। मालिक अहमद राजा फारूकी ने खानदेश सुल्तनत फाउंड किया था सेंट्रल इंडिया में 1382 से 1601 तक, इनका मतलब कि ये खानदेश सल्तनत जो है चले। ओके, इतना याद रहेगा, इनफ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वी हैव मच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट चोलाज देन देयर प्रीसीडर्स। बिल्कुल सही बात है, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो चोलाज जो है जितनी भी विक्ट्रीज होता था ना, तो क्या करते थे, इंस्क्रिप्शन लिखवा देते थे दीवारों पे, है ना। बाकी इंस्क्रिप्शन जो है बहुत वॉल्स पे, टेम्पल्स पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इस वजह से आज भी हम बहुत कुछ जानते हैं चोलाज के बारे में। तो पहला सही है। दूसरा, द चोलाज रूलर एडॉप्टेड द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन द वॉल्स ऑफ टेम्पल्स। बिल्कुल सही, जो मैंने बताया अभी वही है, तो इसलिए करेक्ट जवाब इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन है, ये करेक्ट है दोनों, और इसको एक्सप्लेन भी सही कर रहा। आपको क्या ध्यान में रखना है, चोला रूलर्स 19 to 13 सेंचुरी, है ना, और किधर, साउदर्न इंडिया। ये तीन चीज इनके बारे में याद हो गया। और उन्होंने बहुत सारे काम कराए थे, जैसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन, कॉपर प्लेट्स, क्वाइन, स्कल्पचर्स, पेंटिंग, टेम्पल्स, मोन्यूमेंट्स, ये सारा कुछ बनवाया था उन्होंने, जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उनके पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस और आर्टिस्टिक एस्पेक्ट को, ठीक है। और रीजन करेक्ट है, बता ही दिया मैंने, इसलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो रूलिंग डायनेस्टी है इधर पल्लवाज, पांड्याज, यादवाज और काकतिया। देखो काकतिया तो अभी हमने डिस्कस किया था, वारंगल। यादवाज सबको पता है, देवगिरी जो कि कहाँ पे है, दौलताबाद या देवगिरी नाम से भी जाना जाता है। वो आज के महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जिसका नाम अब हो गया है छत्रपति संभाजी नगर, है ना, वहां पे है। तो 4-1 देखो, CD 4-1 आंसर आ गया हमारा, कौन सा, तो पल्लवाज के कौन थे, पल्लवा जो है कांचीपुरम के, जो तमिलनाडु में है, उसके रूलर थे। और पांड्या जो है वो थे मदुराई के, है ना। तो इसका हो जाएगा 3-2-3-4-1, करेक्ट जवाब हो गया, है ना। क्या करना है आपको, 3 चीजें, पल्लवा डायनेस्टी तमिलनाडु कब से कब तक, 3rd सेंचुरी से 9th सेंचुरी तक, है ना। कैपिटल कहाँ था, कांची। अगर ये 4 चीज याद हो गया, इनफ है। पांड्याज कहाँ, तमिलनाडु में, मदुरई था उनका कैपिटल, और एक और, अच्छा वो नहीं दिया है क्या, कब से कब तक, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पांड्याज का भी वही सर्च करोगे, जैसे इसका है ना 3rd सेंचुरी से 9th सेंचुरी। यादवाज की बात करें तो 12th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी तक, है ना। कहाँ पे, महाराष्ट्र, जो कि डेक्कन रीजन में पड़ता है, महाराष्ट्र, औरंगाबाद या फिर छत्रपति संभाजी नगर, देवगिरी या फिर दौलताबाद। अभी उसके किस नाम से जाना जाता है, दौलताबाद। काकतिया डायनेस्टी की बात करें तो 12th से 14th सेंचुरी, और साउथ इंडिया में तेलंगाना रीजन ऑफ साउथ इंडिया, है ना। और वारंगल कहाँ क्या था, कैपिटल था उनका, ठीक है। ये 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है।
और बाकी डिटेल भी है, अगर आप चाहो तो एक बार देख सकते हो। मदुरा या मदुरई दोनों सेम ही है ना, पहले क्या बोलते थे मदुरा, आज के मदुरई। यादवाज आपको पता ही है, ठीक है, तो इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। काकतीय, मैंने बताया ना 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो बाकी जो दिया था उसको भी एक बार पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ मेन फैक्ट्स पे, सो दैट आपको याद भी रहे लंबे टाइम के लिए। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, है ना, नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ एकता सिस्टम। एकता सिस्टम क्या था, जिसमें लैंड जो है दे दी जाती थी और उनसे जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो सैनिकों में बांटा जाता था, और बाकी जो सरप्लस बचा उसको कहाँ पे, सुल्तान के अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता था। तो एकता क्या था, एक रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था, बिल्कुल। अच्छा, किसने इंट्रोड्यूस किया था, इल्तुतमिश ने, है ना। और सियासतनामा वाज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एकता सिस्टम, ये भी ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम एकता वाज डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू सुल्तान अकाउंट, बिल्कुल नहीं। क्यों, मैंने बताया कि पहले ट्रूप्स को, है ना, सैलरीज के तौर पे दिया जाता था जो रेवेन्यू जनरेट हुआ, बाकी जो सरप्लस बचा उसको सुल्तान के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता था। अगला है मुक्ति वाज सपोर्टेड टू मेंटेन ट्रूप्स आउट ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम एकता, बिल्कुल मैंने बताया ही आपको। पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है, और गलत ही हमसे पूछा था, है ना। तो देख लेते हैं क्या तीसरा गलत क्यों है। तो मुक्ति और वाली, है ना, ये कलेक्ट करते थे रेवेन्यू फ्रॉम देयर एकता एरिया, और क्या करते थे, वो रिटेन करते थे पार्ट ऑफ द रेवेन्यू फॉर देयर ओन एक्सपेंसेस पेड द ट्रूप्स मेंटेन बाय देम, और बाकी सरप्लस जो, जिसको खवाजिल बोला जाता था, वो सेंटर को भेज देते थे। इसलिए रेवेन्यू फ्रॉम एकता सिस्टम डायरेक्टली सुल्तान के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं होता था, इसलिए ये गलत हुआ। एकता सिस्टम के बारे में और देख लेते हैं। एकता सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय इल्तुतमिश ऑफ द दिल्ली सल्तनत। कॉन्सेप्ट वाज बेस्ड ऑन मोहम्मद घोरीज के आइडिया पे बेस्ड था। दिल्ली सल्तनत में एकता का मतलब होता है लैंड या फिर लैंड रेवेन्यू इंटरेस्टेड टू अ पर्सन ऑन स्पेसिफिक कंडीशंस। अंडर द एकता सिस्टम जो जमीन है उसको डिवाइड किया जाता था सेवरल लार्ज और स्मॉल एरिया में, जिसको एकताज, एंड द सुल्तान सीडेड दिस एकताज टू हिज सोल्जर्स, ऑफिसर्स और नोबल्स। ग्रांट ऑफ एकता डिड नॉट इम्प्लाई अ राइट टू लैंड नॉर इट वाज हेरिडेटरी, है ना, ना तो हेरिडेटरी था ना तो राइट टू लैंड था। दो द होल्डर्स ऑफ एकता टेंडेड टू एक्वायर हेरिडेटरी राइट, कहाँ, फिरोज तुगलक के रीन में, फिरोज शाह तुगलक के रीन में क्या एकता सिस्टम जो था वो हेरिडेटरी हो गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एसेशन है कि टर्किश इन्वेजन्स ऑन इंडिया वेयर सक्सेसफुल, ठीक है, बहुत सारे लोग, है ना, आए थे और उसमें बहुत सारे लोग सक्सेसफुल भी हुए थे। देयर वाज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन इंडिया। मेन रीजन क्या था कि जो नॉर्थ इंडिया है वहां पे मेन पॉलिटिकल यूनिटी ही नहीं था कोई, इसलिए वो क्या करते थे, फ्रेगमेंटेड किंगडम को, है ना, टर्किश जो है इन्वेजन जल्दी ही हरा देते थे, इसलिए बहुत सारे सक्सेसफुल टर्किश इन्वेजन हुए। तो करेक्टली एक्सप्लेन भी करा, दैट्स व्हाई द आंसर शुड बी ए, ठीक है। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। जैसे अब नॉर्थ इंडिया में उस टाइम पे कौन से थे, 11वीं और 12वीं सेंचुरी में बहुत सारे लोग आए, जैसे टर्किश से, जैसे मोहम्मद गोरी और उसके सक्सेसर, है ना, उन्होंने अपना डोमिनेंस स्टेब्लिश किया नॉर्थ इंडिया में, और देयर स्ट्रेटेजिक मिलिट्री टैक्टिक्स, सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशन और फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ इंडिया फैसिलिटेटेड देयर कॉन्क्वेस्ट। अगर हम बात करें उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया की, तो उस टाइम पे जो डायनेस्टी थी, किंगडम या फिर डायनेस्टी, वो फ्रेगमेंटेड थी, और क्या था उनका नाम, चाहमनाज या फिर चौहान ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, गहादवालाज ऑफ कन्नौज, तोमर्स ऑफ दिल्ली, राठौर्स ऑफ कन्नौज एंड चालुक्याज ऑफ गुजरात, ठीक है। और करेक्टली एक्सप्लेन है, मैंने बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इधर है स्टेट, इधर है रूलर। देवगिरी सबको पता है, शंकर देव और रामचंद्र देव, ये दोनों के दोनों, है ना, यादवाज डायनेस्टी के रूलर हैं जो कि रूल करते थे देवगिरी, आज का दौलताबाद, जो कि औरंगाबाद आज का फिर से नाम बदल गया, उसका क्या है, छत्रपति संभाजी नगर में लोकेटेड है। वारंगल, मैंने वारंगल आपको बताया था, कोई और रूलर था, ये तो मैंने बता ही दिया, इसी का है देवगिरी का। कोई साल का था वीर बल्लभ, और मदुरा या मदुरई, इसके थे वीर पांड्या। पांड्या का कैपिटल क्या था, मदुरई था। तो ये भी सही है, ये भी सही है, गलत कौन सा है, ऑप्शन बी। और हमसे गलत ही पूछा था, नॉट करेक्टली मैच, राइट। तो दूसरा इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि रामचंद्र जो है वो एक यादवा रूलर थे देवगिरी के, सीज्ड पावर बाय आउस्टिंग हिज कजिन्स एंड एक्सपेंडेड हिज किंगडम बाय डिफीटिंग हिंदू नेबर्स। 1296 क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने इन्वेट किया और रामचंद्र पेड ट्रिब्यूट। अलाउद्दीन लेटर इन्वेजन 1308 लेड टू रामचंद्र बिकमिंग अ दिल्ली सल्तनत वेसल।
ही एडेड अलाउद्दीन इन द बैटल्स अगेंस्ट काकतिया एंड होयसाला। ठीक है, ओके, बाकी सारी चीजें हमने देख लिया। अगर इनका आप ड्यूरेशन याद रखना चाहो कि जैसे बीर बल्लभ थर्ड 1292 से 1342 कहाँ, मतलब आपको ये ध्यान रखना है, टाइम ध्यान में रखना है, कौन, कब और कहाँ, ये तीन चीजें आपको ध्यान रखना है। होयसाला एम्पायर है ना, वीर बल्लभ थर्ड 1292 से 1342 तक, और इन्होंने क्या किया, यूनाइटेड इट्स नॉर्दर्न और साउदर्न ब्रांचेस फ्रॉम हेलीबेडू है ना, और ही इंगेज इन कॉन्फ्लिक्ट्स विद यादवास, पांड्याज और फेस्ड इन्वेजन बाय अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक फ्रॉम दिल्ली। हिज रीन्स चैलेंज कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ द विजयनगर एम्पायर। अब इतना सारा फैक्ट्स याद नहीं होगा, इसलिए क्या कर रहा मैं मेन फैक्ट्स को आपको बता रहा, अगर याद हो जाए तो ऑब्वियस है, बेहतर और अच्छा है ना। लेकिन आपको क्या करना है, मेन चीजें ध्यान में रखना है। 1311 में मलिक कफूर आपको पता है अंडर अलाउद्दीन खिलजी ने कमांड किया और डिफीट किया वीर पांड्या को, रूलर ऑफ मदुरई है ना। अगला है ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड दीवाने आमिर कोही का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बोला जाता था, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, अभी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है एग्रीकल्चर से रिलेटेड था ये। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक ने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर या फिर दीवाने आमिर कोही को इंट्रोड्यूस किया था, है ना। इसका एम क्या था कि इंप्रूव करना कंडीशन ऑफ कल्टीवेशन इन गंगा यमुना दोआब, इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन और ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन। अगला है, अरेंज करना है आपको इन चारों को क्रोनोलॉजिकल वे में, है ना। तो पहले है वत्सराज जो है वो 780 से 800 है ना सी के टाइम पे थे। वहीं पे अगर हम नागभट्टू की बात करें तो उसके बाद इनका नंबर आता है 800 से लेकर 830 तक, है ना, लगभग सी। ठीक है, तो पहले नंबर पे क्या आया, 4 फिर 2, तो 4 फिर 1, तो 4 1 3 2 करेक्ट जवाब हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर उनके बाद महेंद्रपाल आते हैं, फिर आते हैं कौन, महिपाल। ये तीनों के तीनों एक ही डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है प्रतिहारा, है ना, डायनेस्टी। तो इनका पूरा का पूरा टाइम है, आप क्या करोगे एक बार देखोगे अच्छे से और इसको ध्यान रखोगे। अगला है विथ रेफरेंस टू डिगिंग कनाल फॉर एनरिचिंग। अच्छा, कनाल्स के लिए सबसे ज्यादा काम है ना किसने किया था, बीइंग फर्स्ट रूलर ऑफ 14th सेंचुरी, है ना। तो इसमें भी नाम जाता है गयासुद्दीन तुगलक का, इसने ही काम किया था और इसको फर्स्ट रूलर माना जाता है 14th सेंचुरी में इनिशिएट करने के लिए इरिगेशन प्रोजेक्ट को। उसने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वेंचर्स जो है स्टार्ट करवाए, जैसे कि कंस्ट्रक्टिंग कनाल्स टू एनहेंस एग्रीकल्चर बाय कनेक्टिंग यमुना विद घाघरा और सतलज रिवर। इन एडिशन टू इरिगेशन, his reign witnessed the construction of bridges, madrasas, mosques and other Islamic structures. अगला है who among the following Chola ruler is credited to have built a huge artificial lake known as Chola Ganganam? क्या चोला गंगनम लेक को किसने बनवाया था इन चारों में से? करेक्ट जवाब है उसको बनवाया था राजेंद्र जी ने, है ना। कब, गंगाज ऑफ दी चोला जिसको बोला जाता है, और यहाँ पे कहाँ पे था, गंगई कुंड चोलापुरम में था। और यहाँ इसमें वाटर कहाँ से आता था, कोलिडम रिवर से आता था, जो कि कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। लेक वॉज 16 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड। इतना फैक्ट्स याद नहीं होगा, बस ध्यान रहो किसने बनवाया था और किसको बनवाया था और कहाँ पे बनवाया था। ठीक है, ओके। अगला है हु वाज कॉल्ड स्लेव ऑफ स्लेव, है ना। स्लेव ऑफ स्लेव किसको बोला जाता है, तो देखो गोरी का, है ना, गुरिद डायनेस्टी जो थी उसका स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो स्लेव था वो बना इल्तुतमिश, है ना। इसको बाद में मतलब स्लेवरी से निकाल दिया गया मतलब आजाद कर दिया गया था, है ना। निकालना तो थोड़ा सा नेगेटिव कनोटेशन हो जाएगा, राइट। तो स्लेव ऑफ स्लेव किसको बोला जाता है, तो गुरिद डायनेस्टी का कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसका कौन बना, इल्तुतमिश। दैट्स व्हाई इल्तुतमिश इज नोन एज स्लेव ऑफ अ स्लेव। ठीक है, गुरिद स्लेव कमांडर परचेज हिम इन दिल्ली फर्दरिंग हिज स्टेट एज अ स्लेव ऑफ अ स्लेव। ठीक है, किसको, शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश। ठीक है, और इसको फिर थ्राइविंग अंडर एपेक्स टुटलेज ही रिसीव द सिग्निफिकेंस एकता बदाऊं। एकता इसको मिला किसका, बदाऊं का। एकता पता है ना, लैंड सिस्टम था, है ना। अभी हमने आप से देखा है डिटेल में। इज एक्शन अगेंस्ट द खोखर रिबेल्स इन 1205 से 6 कैप्चर द अटेंशन ऑफ द गुरिद रूलर मोहम्मद ऑफ गोर, जिसने उन्हें फ्री कर दिया इवन बिफोर एपेक मैन्यूस्मेशन। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग कंपोज्ड पोएम विद द पेन नेम गुलरुखी। पेन नेम क्या था, गुलरुखी। कौन लिखता था ऐसे, तो
करेक्ट जवाब है इसका इसका सिकंदर लोधी, आई थिंक। ठीक है, हाँ, सुल्तान सिकंदर लोधी जो है जितनी भी पोएम्स लिखते थे अंडर पेन नेम क्या, गुल रूदी। और उन्होंने 130 वर्सेस लिखी पर्शियन लैंग्वेज में। और रेयर म्यूजिकल कंपोजिशन है लहजात सिकंदर शाही व लताइफ इल्लामुतानाही वाज द रिजल्ट ऑफ हिज इंटेंस। याद नहीं होगा, रहने दो, है ना, बस ये जानते रहो किसको पेन नेम किसका है। अगला है क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म अ रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ जो रिचुअल है वो कौन परफॉर्म किया चारों में से? तो सही जवाब है दांती दुर्ग ने परफॉर्म किया था, है ना, कब, मिड 8th सेंचुरी में। राष्ट्रकूटा चीफ ओवर थ्रू हिज चालुक्य ओवरलॉर्ड और परफॉर्म किया एक रिचुअल जिसको हिरण्यगर्भ लिटरेली गोल्डन वोम बोला जाता है। इसमें क्या होता है, एक वैदिक रिचुअल है जो परफॉर्म किया जाता है बाय किंग्स टू लेजिटमाइज देयर रूल। द रिचुअल्स इन्वॉल्व द किंग बीइंग प्लेस्ड इन द गोल्डन वोम एंड देन बीइंग रीबोर्न एज अ क्षत्रिय, द वॉरियर कास्ट। अगला है, हु वाज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी। पाला डायनेस्टी को किसने पाला था, मतलब फाउंडर थे गोपाला जी। ठीक है, कब, 8th सेंचुरी सी में। ही एस्टेब्लिश्ड द डायनेस्टी इन द रीजन्स ऑफ बिहार और बंगाल। गोपाला's reign began around 750 CE में। ठीक है, he was chosen to rule by a group of regional chieftains to bring an end to the chaotic state of current affairs prevalent after the death of Gauda king Sasanka। ठीक, बस इतना ही क्वेश्चन था इस पूरे लेक्चर में। होपफुली आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतर ढंग से क्लियर होगा, कहीं पे कोई भी डाउट, वेरी परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो आपकी इस प्रिपरेशन की जर्नी को मोटिवेटेड रखने के लिए हर एक लेक्चर के लास्ट में कोट शेरो शायरी होगा जो आपको मोटिवेटेड रखेगा। तो आज के लिए है कि वी आर व्हाट वी रिपीटली डू, एक्सलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। मतलब इस कोट में अरिस्टोटले जी कहते हैं कि हम जो बार बार करते हैं ना वही बन जाते हैं। जो एक्सलेंस है ना वो कोई एक्ट नहीं है, वो आपकी हैबिट है, आपकी आदत है। जितना आप बेहतर ढंग से किसी भी काम को करते हो उतना ही ज़्यादा बेहतरीन उसमें बन जाते हो। ठीक है, तो वो आपकी हैबिट बन जाती है जिसको लोग बोलते हैं वाह व्हाट एन एक्सलेंट पर्सन। ओके, तो जो भी काम को आप बार बार रिपीट करोगे, बेहतर ढंग से करोगे, वही पर्सन, वही आइडेंटिटी आपकी बन जाएगी और उसी से आपको जाना जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस लेक्चर में बस इतना ही। तो अपने एक्सीलेंस को बार बार, है ना, करते रहिए, पहचानते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।